पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राजपूतों के सर्वोत्कृष्ट शासकों में से एक थे। वे चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने सपादा बख्शा पर शासन किया, जो कि पारंपरिक चाहमान क्षेत्र था। उनका शासन वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों पर था। हालांकि उन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाए रखा था, लेकिन कई लोक कथाओं में उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली का राजा बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता से प्रेम हो गया। कन्नौज के राजा को यह प्रेम पसंद नहीं आया और वे नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज उनकी पुत्री से विवाह करें, इसलिए उन्होंने संयुक्ता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि संयुक्ता ने सभी राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया और बाद में पृथ्वीराज के साथ दिल्ली भाग गईं, जहां उनका विवाह हुआ। पृथ्वीराज चौहान बनाम मुस्लिम गुरिद वंश। पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोर, जो कि गुरिद वंश का शासक था, का अपनी पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया। सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तराइन के दूसरे युद्ध में घुरिदों से पराजित हुए और बाद में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी पराजय को भारत पर इस्लामी विजय की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान पूरा नाम पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पिता का नाम सोमेश्वर। महत्वपूर्ण युद्ध ताराइन के युद्ध। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का जन्म ज्येष्ठ माह के 12वें दिन हुआ था, जो हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है और ग्रेगोरियन पंचांग के मई-जून माह के बराबर होता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था, जो चाहमाना के राजा थे, और उनकी माता का नाम कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी था। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें उनके जन्म का सटीक वर्ष तो नहीं बताया गया है, लेकिन उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया गया है। ग्रहों की इस स्थिति के वर्णन से भारतीय भारतविज्ञानी दशरथ शर्मा को पृथ्वीराज चौहान के जन्म का अनुमानित वर्ष 1166 ईस्वी प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान और उनके छोटे भाई दोनों का पालन पोषण गुजरात में हुआ, जहां उनके पिता सोमेश्वर का पालन पोषण उनके मामा के घर में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज रासों में आगे दावा किया गया है कि पृथ्वीराज ने 14 भाषाएं सीखी थी, जो अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। पृथ्वीराज रासों में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने गणित, चिकित्सा, इतिहास, सैन्य कौशल, रक्षा, चित्रकला, धर्मशास्त्र और दर्शन जैसे कई विषयों में भी महारत हासिल की थी। ग्रंथ में यह भी दावा किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी में भी निपुण थे। दोनों ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि पृथ्वीराज को बचपन से ही युद्धकला में रुचि थी और इसीलिए वे कठिन सैन्य कौशल को शीघ्रता से सीख लेते थे। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को चाहमाना का राजा बनाया गया और उस समय पृथ्वीराज चौहान केवल 11 वर्ष के थे। सन 1177 में सोमेश्वर का देहांत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 11 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान ने उसी वर्ष अपनी माता को प्रतिनिधि बनाकर सिंहासन संभाला। राजा के रूप में अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में पृथ्वीराज चौहान की माता ने प्रशासन का संचालन किया, जिसमें प्रतिनिधि परिषद ने उनकी सहायता की। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक शासनकाल और उनके महत्वपूर्ण मंत्री युवा राजा के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान पृथ्वीराज को कुछ वफादार मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था, जिन्होंने राज्य चलाने में उनकी सहायता की। इस काल में मुख्यमंत्री कदम्बवास थे, जिन्हें कैमासा या कैलाश के नाम से भी जाना जाता था। लोक कथाओं में उनका वर्णन एक कुशल मंत्री और सैनिक के रूप में किया गया है, जिन्होंने अपना जीवन युवा राजा की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया था। पृथ्वीराज विजय में भी कहा गया है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सभी सैन्य विजयों के लिए कदम्बवास ही जिम्मेदार थे। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने मंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से यह विश्वास दिला दिया कि उनके राज्य पर बार बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के लिए मंत्री ही जिम्मेदार थे। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान ने बाद में मंत्री को मृत्युदंड दे दिया। पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भुवनेकमल्ला थे, जो पृथ्वीराज की माता के चाचा थे। कविता के अनुसार वे एक अत्यंत कुशल सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेवा की थी। प्राचीन ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि भुवनेकमल्ला एक कुशल चित्रकार भी थे। सन 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने प्रशासन की वास्तविक बागडोर संभाली। सन 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया और जल्द ही कई हिंदू शासकों ने चाहमाना वंश को चुनौती दी। पृथ्वीराज चौहान की पहली सैन्य विजय उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध थी। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के मामा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे, जिन्होंने उनके राज्याभिषेक के विरुद्ध विद्रोह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन द्वारा कब्जा किए गए गुडापुरा को वापस लेकर अपनी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। ये पृथ्वीराज की प्रारंभिक सैन्य विजयों में से एक थी।
पृथ्वीराज चौहान का भादानकों से संघर्ष अपने चचेरे भाई को पुनर्तः पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सन 1182 ईस्वी में पड़ोसी राज्य भदानक वंश पर विजय प्राप्त कर ली। भदानक वंश एक अज्ञात राजवंश था जो बयाना के आसपास के क्षेत्र पर शासन करता था। भदानक वंश दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करने के कारण चहमना वंश के लिए हमेशा से एक खतरा बना हुआ था। भविष्य में इस बढ़ते खतरे को भांपते हुए पृथ्वीराज चौहान ने भदानकों को पूरी तरह से नष्ट करने का निश्चय किया। पृथ्वीराज चौहान का चंदेलों के साथ संघर्ष सन 1182-83 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज के शासनकाल के मदनपुर शिलालेखों में दावा किया गया है कि उन्होंने चंदेल राजा परमर्दी द्वारा शासित जेजा कबूती को हराया था। चंदेल राजा की पृथ्वीराज से हार के बाद कई शासकों ने उनसे शत्रुता का भाव विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप चंदेलों और गढ़वालों के बीच एक गठबंधन बना। चंदेल गढ़वालों की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज के शिविर पर हमला किया, लेकिन जल्द ही पराजित हो गई। ये गठबंधन टूट गया और युद्ध के कुछ दिनों बाद दोनों राजाओं को मृत्युदंड दे दिया गया। खरतरा गच पट्टावली में उल्लेख है कि सन 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के राजा भीम द्वितीय के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये शांति संधि दोनों राज्यों के बीच अतीत में हुए युद्धों को समाप्त करने के लिए की गई थी। पृथ्वीराज चौहान का गढ़वालों के साथ संघर्ष पृथ्वीराज विजय की कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का गढ़वाला राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा जयचंद्र से भी संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ भाग गए थे, जिसके कारण दोनों राजाओं के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। इस घटना का उल्लेख पृथ्वीराज विजय, अकबरी और सूर्यचरित जैसी लोकप्रिय कथाओं में मिलता है, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि ये कथाएं शायद झूठी हों। पृथ्वीराज का शासनकाल सन 1179 ईस्वी में पृथ्वीराज के पिता का युद्ध में निधन हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज राजा बने। उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों राज्यों पर शासन किया और राजा बनने के बाद अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया और उन सभी को सफलतापूर्वक जीत लिया। इसके बाद उन्होंने खजुराहो और महोबा के चंदेलों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। सन 1182 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक युद्ध चला। अंततः सन 1187 ईस्वी में भीम द्वितीय ने उन्हें पराजित किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वालों पर भी आक्रमण किया। अपने राज्य का विस्तार करने में सफल होने के बावजूद उन्होंने अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं रखा और स्वयं को अलग थलग रखा। महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और वे अपने समय के एक प्रसिद्ध शासक थे, लेकिन कुछ युद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राजवंशों ने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कई आक्रमण किए, जिसके परिणामस्वरूप वे उस भाग के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे। ऐसा ही एक राजवंश घुरिद वंश था, जिसके शासक मोहम्मद घोर ने सिंधु नदी पार करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जो पहले चाहमाना साम्राज्य का हिस्सा था। घोर ने पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा थे। मोहम्मद घोर अब अपने राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान का नियंत्रण था। इसी कारण दोनों शासकों के बीच अनेक युद्ध हुए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद घोर ने कई युद्ध लड़े, लेकिन केवल 2 युद्धों के ही प्रमाण मिलते हैं। ये युद्ध तराइन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ताराइन की पहली लड़ाई तराइन का ये पहला युद्ध 1190 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध के शुरू होने से पहले मोहम्मद घोर ने चाहमाना के एक भाग तबारहिंदा पर कब्जा कर लिया था। ये खबर पृथ्वीराज तक पहुंची और वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उस स्थान की ओर आक्रमण शुरू किया। तबारहिंदा पर कब्जा करने के बाद घोर ने अपने ठिकाने पर लौटने का फैसला किया था, लेकिन पृथ्वीराज के हमले की खबर सुनकर उन्होंने अपनी सेना को रोककर मुकाबला करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए। पृथ्वीराज की सेना ने घोर की सेना को हरा दिया, जिसमें घोर घायल हो गया, लेकिन किसी तरह बच निकला। ताराइन की दूसरी लड़ाई एक बार जब पृथ्वीराज ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोहर को हरा दिया, तो उन्होंने उससे दोबारा लड़ने का इरादा नहीं किया, क्योंकि समय के साथ वह पहला युद्ध उनके लिए मात्र एक सीमा युद्ध बनकर रह गया था। उन्होंने मोहम्मद गोहर को कम आंका था और कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें उससे दोबारा लड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि मोहम्मद गोहर ने रात में पृथ्वीराज पर हमला किया और उनकी सेना को चकमा देने में सफल रहा। पृथ्वीराज के पास ज्यादा हिंदू सहयोगी नहीं थे, लेकिन अपनी कमजोर सेना के बावजूद उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। अंततः तराइन के दूसरे युद्ध में गोहर ने उन्हें हरा दिया और मोहम्मद गोहर चाहमाना पर कब्जा करने में सफल रहा। ये ध्यान देने योग्य है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ये स्पष्ट नहीं है। कई मध्यकालीन स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोर द्वारा अजमेर ले जाया गया था, जहां उन्हें घुरिद साम्राज्य का जागीरदार बनाकर रखा गया था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और राजद्रोह के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई।
इस सिद्धांत का समर्थन उन सिक्कों से होता है जिन पर घोड़े और बैल की आकृति बनी होती है और जिनके एक तरफ पृथ्वीराज का नाम और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सैम का नाम अंकित होता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का सटीक कारण विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न है। मुस्लिम इतिहासकार हसन निजामी का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए पकड़े गए, जिसके कारण राजा ने उनका सिर कलम कर दिया। इतिहासकार ने षड्यंत्र की सटीक प्रकृति का वर्णन नहीं किया है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने दरबार के पास और घोर के मोहम्मद के कमरे के नजदीक स्थित भवन को अपने कब्जे में रखा था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को मारने की योजना बना रहे थे और उन्होंने अपने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष बाण उपलब्ध कराने को कहा था। मंत्री ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उन्हें हथियार तो दे दिए, लेकिन साथ ही मोहम्मद को पृथ्वीराज की हत्या की गुप्त योजना के बारे में भी बता दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां पत्थरों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। हम्मीरा महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार के बाद भोजन करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कई अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मार दिया गया था। पृथ्वीराज रसों के अनुसार पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उनकी आंखें फोड़ दी गईं और बाद में जेल में उनकी हत्या कर दी गई। विरुद्ध विधि विध्वंसा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के तुरंत बाद मार दिया गया था।